तो बच्चों अभी हम लोग अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर की थ्योरी देख लिए, है ना। अब हमें क्वेश्चन में देखने कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने पहले भी कहा है इससे बहुत ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सिलेबस में इसलिए पढ़ना है। पहला क्वेश्चन बोलिए, देखिए क्या है, यह सिंबल फाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चे ये जो फाई वर्ड है ना, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, जहां कहीं भी हमें किसी भी होल का व्यास बताना होता है वहां पर हम लोग फाई वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी होल का जो व्यास है, मैं आपको बना के दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है इस तरीके से एक जॉब बना हुआ है ना। ये मान लीजिए इस तरह से एक जॉब है ऐसे। अब ये जॉब है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने एक होल बना दिया और इस होल के मुझे डायमीटर को दिखाना है, तो मैंने आपके इस होल के डायमीटर को कुछ इस तरह से दिखाया ऐसे, देखो। तो ये जो डायमीटर होता है वो फाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसका सही आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, डायमीटर या व्यास के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच सिंबल डज द डायरेक्ट करंट डिनोट। आप बताओ डायरेक्ट करंट कैसे डिनोट की जाती है। बच्चों हर एक सिंबल को मैं बताऊंगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, सर ये कुछ नहीं है, ये हमारा एक तरह का पॉजिटिव सिंबल होते हैं, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट होती है ना। सर ये एसी करंट को शो करते हैं, अरे लहरदार है ना। इन्होंने डायरेक्ट करंट पूछा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारा डायरेक्ट करंट को शो करेगी। और आपको पता है कि ये क्या होता है सर, ये एक तरह का सेल होता है। ये क्या होता है सर, सेल होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन भी आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल के ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि वाला सवाल देखिए, हाँ। अब इसमें देखो क्या क्या किसको रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने बोला है डायोड को बताइए कौन सूचित करता है। ओके, तो बच्चों डायोड तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, ये होता है डायोड। ध्यान रखना ये क्या होता है सर, डायोड होता है। फिर इसके बाद देखो ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। बच्चों जब भी कभी सर्किल के अंदर ऐसे क्रॉस लगा हो तो ध्यान रखना ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है, इसको लैंप से शो किया जाता है। ये क्या है, इसे लैंप है ना। तो अगर सर्किल के अंदर क्रॉस लगा है दैट इज कॉल्ड लैंप। और देखिए अगर इस तरह का सिंबल है, ऐसे पूरा वायर निकाला गया है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिंबल है बच्चों। और ये इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है फ्यूज वायर का। ध्यान रखना ये सिंबल किसका होता है सर, ये सिंबल होता है फ्यूज वायर का। अब भले ही थ्योरी में नहीं बताया, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, प्रतिरोध को किस संकेत से सूचित करते हैं। इन्होंने बोला है बताइए प्रतिरोध को किस संकेत से सूचित करते हैं। अब आपके पास 4 सिंबल है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो सिंबल है ये तुम्हारा प्रतिरोध है सर, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ओके, फिर मैं आपको बता दूं ये जो सिंबल है सर ये क्या है, तो कह देना ये तो सर सेल है, ये तुम्हारा सेल है। बच्चों ये क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी बदलने वाला प्रतिरोध है। इसको बोला जाता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, सर बदलने वाला प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। और इसका बात करते हैं तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रिकल सिंबल है। जब हम इस तरह से ऐसे एरो लगा के करते हैं तो ये बताता है फॉल्ट को, है ना। तो जहां कहीं भी हमारा फॉल्ट होने के चांस होते हैं वहां पर जो है ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ना। तो फॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि इन्होंने सिर्फ प्रतिरोध पूछा था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आइए, वेरिएबल रेजिस्टेंस को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखो इनमें से ज्यादातर चीजें मैंने आपको समझा दी, बार बार वही चीज समझाना दैट इज नॉट ओके। मैंने आपको ये भी बता दिया ये डायोड होता है, मैंने ये भी बताया प्रतिरोध है, ये फॉल्ट है, बट ये सही उत्तर हो जाएगा सर, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होगा अगला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है ना। तो जो आपने नहीं पढ़ रखे मैं उनको रिपीट कर दूंगा, लेकिन जो पढ़ रखे हैं उनको लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि बैटरी को बताइए किस तरह, अब बैटरी है या सेल है, तो बच्चों ये तो प्रतिरोध है, तो ये तो बैटरी हो नहीं सकता, आप मुझे बताइए। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको कहा कि ऐसा सिंबल जो है वो क्या होता है सर, वो होता है लैंप। ये देखिए लैंप होता है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये क्या है, तो बच्चों इसको मैं आपको बता दूं, ये हमारा कहलाता है एंटीना, है ना। ये क्या होता है सर, ये एंटीना होता है। तो एंटीना को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल या बैटरी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। हालांकि बैटरी में कई सारी प्लेटें होनी चाहिए,
कोई बात नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही टिक करेंगे, उसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सिग्नल इज दैट एंटीना, एंटीना में बताइए इनमें से कौन सा सिंबल है। सर इस बार एंटीना पूछ रहा, एंटीना है ना। बच्चों आप बताओ ये क्या है, तो कह देना ये प्रतिरोधी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सर ये क्या है, ये लैंप है। ये क्या है सर, ये फ्यूज वायर है, ये सब मैंने बता दिया है ना। एंटीना पूछ रहा है तो बताइए एंटीना में जो सिंबल का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, ये सर एंटीना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अमीटर को किस तरीके से शो करते हैं। बच्चों एक बार इन्होंने अमीटर बोला है ना, जैसे कि इसमें देखो अंदर लहर बनी है, लहर बनी है तो ये हमारा एक तरह का एसी सोर्स होगा, ये हमारा एसी सोर्स होगा। अब मेरी बात समझो, जब भी कभी हम लोग वायर को ऐसे घुमा के निकालते हैं, जब भी कभी हम लोग वायर को ऐसे घुमा के निकालते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है सर, इसको बोला जाता है वायर क्रॉसिंग। सर इसको बोलते हैं हम लोग वायर क्रॉसिंग के नाम से, है ना। बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या है तो कह देना ये हमारा अमीटर है। लेकिन ध्यान रखना अमीटर लगाने का एक तरीका होता है, आप वो तरीका भी सीख लीजिए कि अमीटर कैसे लगाया जाता है। अमीटर ध्यान रखना हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारा अमीटर है, रेजिस्टेंस है, ओके, और रेजिस्टेंस में मैंने ये लगा दिया अमीटर, अमीटर, तो ये अमीटर जो है रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा है। बस इस बात को याद रखना, अमीटर में बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो पॉजिटिव सिरा, अमीटर का पॉजिटिव सिरा, बैटरी का पॉजिटिव सिरा आपस में जुड़ा होगा, अमीटर का नेगेटिव सिरा और देखो इसका बैटरी का नेगेटिव सिरा आपस में जुड़ा होगा। ये इसका सही तरीका होता है ना। अमीटर का काम क्या है सर, अमीटर जो है हमें धारा का मान बताता है, इस बात को याद रखिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को किस तरीके से शो करते हैं। इन्होंने बोला वोल्ट मीटर को बताइए किस तरीके से शो करते हैं। एक्चुअली में इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना सर, ये वाले ऑप्शन को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ए और डी आंसर जो है सेम हो गया है ना। तो किताब में भी इसी ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, किताब में यहाँ पर वी लिख लीजिएगा, ओके। तो आप बताइए वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से शो करेंगे। तो जब आपसे कहा जा रहा है वोल्ट मीटर को बताइए किस तरीके से शो करेंगे, तो ये तो अमीटर है, ये एंटीना है, अब मेरी बात समझ रहे हैं। ये क्या है सर, ये रेजिस्टेंस है। बच्चों वोल्ट मीटर का जो संकेत होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, सर यही वोल्ट मीटर का संकेत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगला, अर्थ पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय। बच्चों इलेक्ट्रिकल में हम लोग कई बार किसी भी सर्किट को ग्राउंड करते हैं, है ना। ग्राउंड इसलिए किया जाता है ताकि हमें करंट का एहसास ना हो, सारी करंट जमीन में चली जाए। तो ग्राउंड करना या अर्थिंग करना, जिसको आप ग्राउंडिंग कहते हो, अर्थिंग करते हो, वो ऐसे होता है कुछ ऐसे, है ना। यानी पहली लाइन बड़ी होती है फिर उसके बाद छोटी छोटी लाइनें होती है। तो अर्थिंग करने का जो सिंबल होता है वो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए ना। ये देखना ये अर्थिंग करने का सिंबल है फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट, नॉर गेट, आपको बताना, आप देखो गेट आ गया, नॉर गेट, इनमें से कौन सा सिंबल है। नॉर गेट बोल रहा है बच्चा, है ना। बच्चों देखो आपको मैंने बताया सर ये कौन सा गेट है, ये गेट है नॉट गेट, है ना। फिर ये सर है एंड गेट, और नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस और, ओके। तो ये गेट बताइए हमने कौन सा पढ़ा सर, ये हमारा नॉर गेट के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है। नेक्स्ट टाइम, अगला, नॉट गेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इस बार इन्होंने नॉट गेट पूछा। अब मेरी बात समझो सर, ये जो है ये सिंबल डायोड का है। नहीं, हाँ सही है, ये डायोड का नहीं है। एक्चुअली में ये सिंबल ही गलत है, दो एरो तो कभी होते नहीं है। लेकिन नॉट गेट का जो सही सिंबल जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। भाई नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अरे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है बी, सेल है, सी हमारा रेजिस्टेंस है और डी कुछ नहीं है। एक्चुअली में डी किसी तरह का कोई सिंबल नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, और गेट को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर और गेट बोल रहा है, फिर से देखिए सर, ये नॉट नहीं कहना, नॉट में दो इनपुट नहीं होते, ध्यान रखना, नॉट गेट में दो इनपुट नहीं होते। सर और गेट है, तो और गेट में देखो इस तरह मछली जैसा आकार होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी, और बताइए आउटपुट क्या होता है, एक आउटपुट होता है, ओके। तो और गेट का जो सही प्रतीक होगा वो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला है, और गेट, है ना। चलो नेक्स्ट है
बच्चों इस बार स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जा रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप, ध्यान रखना जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है सर वो वोल्टेज क्या कर देता है, बढ़ा देता है ना। मैंने आपको कहा दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, एक स्टेप अप दूसरा स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है और याद रखना दूसरा ट्रांसफार्मर होता है मेरे दोस्त स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, वो तुम्हारा वोल्टेज घटा देता है, वो वोल्टेज घटा देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्राइमरी कॉइल होती है उनमें फेरों की संख्या कम होती है ना। स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल की फेरों की संख्या ज्यादा कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होती है। देखो तो स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाना है तो प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होगी, सेकेंडरी में ज्यादा होगी, यानी यहां पर N2 इज ग्रेटर देन N1 होगा। ये प्राइमरी कॉइल और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल। देख लो आप मेरी बात समझ रहे हैं, ओके। फिर इसके बाद आ जाएगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज घटाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्राइमरी कॉइल होगी उनमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी और जो हमारी सेकेंडरी कॉइल होगी सर उसमें फेरों की संख्या कम होगी, है ना। तो ध्यान रखना इसमें जो प्राइमरी कॉइल होती है सर उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है, सेकेंडरी कॉइल में कम होती है। दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ देना चाहिए, सी आंसर मत लगाना। और सी आंसर में फेरों की संख्या बराबर है तो ये ट्रांसफार्मर जरूर हो सकता है लेकिन स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछ रहा है। तो बच्चा इस बार स्टेप डाउन पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि फेरों की संख्या प्राइमरी में ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी में कम, तभी तो वोल्टेज घटाएगा, है ना। बाकी ये नॉट ग्रेट है बेचारा। चलो आगे, मोटर को बताइए किस संकेत से शुरू करते हैं। मैंने पहले भी कहा जैसे अमीटर आ जाए तो अंदर ए लिख दीजिए, वोल्ट मीटर आ जाए वी लिख दीजिए, मोटर आ जाए तो अंदर एम लिख दीजिए, है ना। तो ये हमारा मोटर है। बस अगर इसके आगे ऐसा सिंबल लगा हो तो वो डीसी मोटर हो जाएगा, इसके नीचे अगर ऐसा सिंबल लगा हो तो एसी मोटर हो जाएगा, है ना। तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोटर का सिंबल यानी सर्कल बना के उसके नीचे एम लिख दो। हालांकि मोटर का सही सिंबल ये भी होता है कि यहाँ पर इस तरीके से एक लगाकर यहाँ एक पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे जरूर करना होता है। ये है पूरा मोटर, ठीक है। जनरेटर होता तो अंदर जी लगते थे, ओके। चलो तो बच्चों हमारे रिप्रेजेंटेशन में यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लगभग 16 क्वेश्चन मैंने रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में कभी आए नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आएगा बच्चा वो इन्हीं से आएगा, यही इंपॉर्टेंट भी है, ओके। तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बेसिक साइंस में हमने जो कुछ भी पढ़ा रखा अभी तक उससे प्रीवियस ईयर पेपर कैसा बनता है ना। और फिर मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, ओके। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा कैसा लगा ये लेक्चर मुझे बटन में कमेंट करके जरूर बताइए, रेटिंग जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।